हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल मूवीज़ विद हिंदी। आज मैं लेके आई हूँ सीज़न का पार्ट 2। जो अभी तक इन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ मेरे चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उसको बिना देखे आपको पार्ट 2 समझ में नहीं आएगा। तो ये एक मर्डर थ्रिलर टाइप का सीरीज़ है जहाँ पे हमने ऑलरेडी 1 से 4 एक्सप्लेन कर दिया है और आज हम 4 से 8 एक्सप्लेन करने वाले हैं। इस पार्ट में हम यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे कि कैसे उन दोनों की मौत हुई और उसके पीछे किसका हाथ था। बिल्कुल वीडियो को मिस मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इसके अंदर सारे राज खुलेंगे और जितने भी सस्पेंस है मैं पर्सनली बता रही हूँ काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तो बिना कोई टाइम गवाए चलते हैं स्टोरी की तरफ। लाइव की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं कि जब मूर्ति का विसर्जन हो रहा होता है तो कुछ बच्चे पानी के अंदर छलांग लगाते हैं, क्योंकि उसी वक्त लोग अपनी श्रद्धा से कुछ पैसे फेंकते हैं और बच्चे उसी को कलेक्ट करने के लिए अंदर जाते हैं। तो जब वो लोग अंदर जाते हैं तो उनकी नज़र यहाँ पे नीला और उसके बॉयफ्रेंड के लाश के ऊपर पड़ती है, जहाँ पे वो लोग बाहर आके पुलिस को इस बारे में इन्फॉर्म करते हैं और फिर पुलिस वहाँ पे छानबीन करती है और उन दोनों लाशों को बाहर निकालती है। हम इंस्पेक्टर रजीना को भी देख पाते हैं, जो अपने बेटे को इस हालत में देख के काफ़ी ज़्यादा रोती है और वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी होती है, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा नहीं था कि उनके बेटे को वो इस तरह से दिखेंगे। के बाद सीन सीधा मॉर्निंग का शिफ्ट होता है, जहाँ पे इन दोनों की लाश को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल लिया जाता है। बट वहीं पर लीला की फैमिली भी आ जाती है, जो यहाँ पे लीला की लाश को देख के बहुत ज़्यादा रोती है और अपने आप को अफसोस फील करवाती है। हम साकाराई को भी देख पाते हैं, जो नीला का बैग चेक करता होता है और उसके अंदर उसको वहाँ पे प्रेगनेंसी टेस्ट किट मिलता है, जहाँ पे उसको ये लगता है कि लीला शायद प्रेग्नेंट हो गई थी और इसीलिए ये लोग एक दूसरे को आगे फैमिली को ना बता पाए, इस डर से अपने आप को ख़त्म कर लेते हैं, मतलब सुसाइड कर लेते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर उन दोनों को रिवील तो करता है कि हाँ, यहाँ पे लीला प्रेग्नेंट तो थी, बट ट्विस्ट का बात ये है कि वो दोनों सुसाइड नहीं किए थे, उन दोनों का मर्डर किया गया था, क्योंकि यहाँ पे उनको पानी के अंदर डालने से पहले उनके दोनों को के गले में एक बहुत तेज़ धार, मतलब धारदार चीज़ से बार किया गया था, जिसकी वजह से इनकी मौत हुई थी। तो डॉक्टर की तरफ से अंतिम संस्कार करने के लिए उन दोनों की बॉडी को उन दोनों की फैमिली को हवाले कर दिया जाता है। पर यहाँ पे हम आदिश्यम की मम्मी को देख पाते हैं, जो सीधा यहाँ पे राय से ये कहती है कि मुझे लीला के घर जाना है। और जहाँ पे हम लोग लीला का घर का सीन भी देख पाते हैं, वहाँ पे सब कोई बहुत ज़्यादा उदास होते हैं और उसी वक्त गाँव के जो पुजारी होते हैं वो आते हैं लीला के फादर से ये कहते हैं कि लीला एक कुंवारी लड़की थी, तुम अगर उसका लाश हमें दे दो तो हम उसके लाश को जलाकर उसकी हड्डियों से अपनी तांत्रिक विद्या को सिद्ध करेंगे। पर यहाँ पे लीला के पापा काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होते हैं, तो वो नहीं मानते। जो पुजारी होते हैं वो ज़्यादा जबरदस्ती करते हैं। बट उसी वक्त वहाँ पे हम आदिश्यम की मम्मी को देख पाते हैं, जो इंस्पेक्टर होती है, और वो आके वहाँ पे पुजारी को भगा देती है और साथ ही साथ वो लीला के पापा से बात करती है कि ये दोनों की जब लाश हमें मिली थी तो ये लोग एक दूसरे को हक किए हुए थे। तो मुझे यही लगता है कि इन दोनों का प्यार जो है वो लाइफ टाइम साथ तो नहीं हो पाया, एटलीस्ट उनको आखिरी विदाई के टाइम हम साथ दे सके, और इसीलिए वो ये कहते हैं कि इन दोनों का अंतिम संस्कार हम एक साथ करेंगे। गाँव वाले के साथ मिलकर उन दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया जाता है। बट वहीं पर ही हम एक पागल को देख पाते हैं, जो बैठे बैठे ये कहता है कि माता इससे प्रसन्न नहीं होगी, माता को अब बकरी का नहीं नर का बलि चाहिए, जिसको सुनने के बाद उसको वहाँ से लोग भगा देते हैं और फिर यहाँ पे इन दोनों का अंतिम संस्कार किया जाता है। पर उसी वक्त हम लोग एज अ व्यूअर्स देख पाते हैं कि जो नीला के ट्यूशन टीचर थे वो भी वहीं पर ही आए होते, बट अचानक समय में वो निकल के बाहर जा रहे होते, जैसे किसी को कुछ पता ना चले, और यही सब करते हुए उनको वहाँ पे राय देख लेता है और उनका पीछा करता है, जहाँ पे वो धीरे धीरे चलते हुए नीला के घर आते हैं और उसके घर के पीछे जो बागीचा है वहाँ पे कुछ ढूंढने लगते हैं। पर उसी वक्त साकाराई का फ़ोन बजता है, जिसकी वजह से यहाँ पे उस टीचर को पता चल जाता है कि कोई इनका पीछा कर रहा है, और वो जैसे कि पकड़ने वाले होते उसी वक्त साकाराई को चकमा देके बाइक लेके निकल जाते। तो साकाराई तुरंत ही पुलिस ऑफिसर में कॉल करके ये बताता है कि आगे जितने भी चेक पोस्ट है वहाँ पे स्ट्राइक किया जाए और वहाँ पे इसी नंबर के बाइक वाले को ढूंढा जाए, ताकि वो कहीं में किसी ना किसी से उसको पकड़ सके। साकाराई सीधा पीछे आता, जहाँ पे वो कुछ ढूंढ रहा था उसी जगह में वो कुछ ढूंढने लगता, तो वहीं पर ही उसको एक गमले के नीचे मोबाइल फ़ोन मिलता है, और जब वो मोबाइल फ़ोन लीला की बहन को दिखाता है तो लीला की बहन कहती है कि तो लीला का ही मोबाइल फ़ोन है, पर वो वहाँ पे पासवर्ड उसको ओपन नहीं कर पाती। पर जिस तरह से वो अपने पापा का पासवर्ड वहाँ पे मतलब डेट ऑफ बर्थ डालती है तो वो लोग ओपन हो जाता है, जहाँ पे ये दोनों के दोनों उस फ़ोन को चेक कर पाते हैं। जब उस फ़ोन को अच्छे से चेक कर रहा होता है तो उसको पता चलता है कि नीला ने यहाँ पे फेसबुक पे एक प्रोफाइल बनाया हुआ है, एक ग्रुप, जिस ग्रुप का नाम यहाँ पे को क्या हुआ एक ग्रुप नाम से वो क्रिएट किया रखी है, और इस नाम को सुन के उसके दिमाग में स्ट्राइक करता है, क्योंकि जिस दिन वो लोग यहाँ पे लीला को ढूंढने के लिए उस गांव के जो सरपंच उनके घर गए थे तो वो भी अमनिका के नाम से कुछ बता रहे थे, जिसके बाद ये दोनों के दोनों निकल जाते उन्हीं के घर, ताकि इसके बारे में कुछ ज़्यादा जान सके। विलेज काउंसलर से बात करता है और नंदिनी सीधा जाती है उसकी बेटी के पास, जहाँ पे वो विलेज का काउंसलर जो होता है वो ये बताता है कि 25 साल पहले जब ये फैक्ट्री बन रहा था तो उसी वक्त बाहर से कुछ मजदूर आए थे, जो यहाँ पे रह के उस फैक्ट्री को बनाने का काम किया करते थे। उन जो मजदूरों से थे उनमें से एक किसी की बेटी थी जो अचानक से गायब हो गई थी, और उसी का नाम यहाँ पे नाम की एक लड़की गायब हो जाती है, जिसको हर जगह ढूंढा भी जाता है पर वो कहीं नहीं मिलती है। जिस चीज़ के बाद वहाँ के जो मजदूर आए हुए थे बाहर से काम करने के लिए, वो सब के सब निराश होकर वहाँ से चले जाते हैं। पर उस फैक्ट्री के जो ऑनर थे उन्होंने उनको प्रॉमिस भी किया था कि मैं तुम्हें यहाँ पे काम दूंगा जब फैक्ट्री बन जाएगा, बट उन लोग को अब किसी चीज़ का मतलब नहीं था। उनको डर बैठ गया था कि आज जैसे इसकी बेटी गायब हुई, कहीं किसी और की बेटी ना गायब हो जाए।
नंदिनी को उसकी बेटी ये बताती है। कहा जाता है कि यहाँ पे अमिनी के गायब होने के बाद ही गांव में जो ये फेस्टिवल मनाया जाता है उसके बाद से ही ज़्यादा धूमधाम से मनाया जा रहा है। साथ ये भी बताती कि जब से नीला को इसके बारे में पता चला, मतलब इस बैक स्टोरी के बारे में पता चला, वो हर वक्त यहाँ पे अमिनी के बारे में सोचा करती थी। मतलब यहाँ पे उसके दिमाग में कहीं ना कहीं अमिनी का ख्याल ही चला करता था। दोनों यहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त सकाराई को कॉल आता है कि यहाँ पे पुष्पराज जो यहाँ पे लीला का टीचर था, उसकी बाइक को यहाँ पे उसी गाँव के फेस्टिवल में पकड़ा गया है और यहाँ पे वो तुरंत ही उसके पास जाते हैं ताकि उसको पकड़ के उसको पूछ सके। उसी फेस्टिवल में जाकर उसको पकड़ लेता और उसको वहीं पर ही मारना शुरू कर देता है। पर पुष्पराज को जब वो मार रहा होता है तो उसी वक्त पीछे से कोई लेडीज आके उसका हाथ पकड़ती है और वो कोई और नहीं, यहाँ पे लीला की चाची होती है। तो ये पहला ट्विस्ट हमारा ओपन होता है। पुष्पराज जो यहाँ पे लीला के टीचर थे उसके साथ उसकी चाची का अफेयर चल रहा था और इस बारे में यहाँ पे ऑलरेडी लीला को पता चल गया था। और एक दिन जब पुष्पराज वहाँ पे आया था उसकी चाची से मिलने के लिए, तो नीला ने उनका एक छोटा सा वीडियो क्लिप बना लिया था और उस चीज़ को लेकर उसको बार बार ब्लैकमेल भी किया करती थी। और साथ ही साथ जिस दिन वो उसके साथ भागने वाली थी उसी दिन उससे वो 1 लाख रुपए लेके गई थी और साथ में ये भी बता के गई थी कि घर के पीछे जो हम लोग का बगीचा है उसी के गमले के नीचे आपको मेरा फ़ोन मिल जाएगा जहाँ से आप वो वीडियो डिलीट कर सकते हैं। कन्वर्सेशन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 5 की खत्म होती है। एपिसोड 6 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं रमन जी को देख पाते हैं जो जली हुई फैक्ट्री में अपना इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर चुके होते हैं और वो हर एक ऐसे डिटेल्स को निकालने की कोशिश करते हैं कि जिसकी वजह से यहाँ पे वो कंपनी को क्लेम करने से रोक सके। फैक्ट्री में अपना चेक कर रहे होते तो उनको वहीं पर एक थिनर का जला हुआ डब्बा मिलता है। जब वो वहाँ के वर्कर्स से उसके बारे में पूछते हैं तो वो बताते हैं कि अभी फैक्ट्री में रिसेंटली कलर का काम चल रहा था, शायद इसलिए थिनर आया होगा। उसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है हमारे उसी जगह पे जहाँ पे हमें यहाँ पे लीला और उस अदृश्यम का लाश मिला था, जहाँ पे पुलिस बहुत अच्छे से वहाँ पे तहकीकात कर रही थी और हर जगह ढूंढ रही थी। बट उसी वक्त पुलिस के साथ जो कुत्ते होते हैं वो उनको जंगलों में ले जाते हैं सर्चिंग के लिए और उसी वक्त हम यहाँ पे जंगल में कुछ टेंट खांचे हुए देख पाते हैं जिसके अंदर वही पुजारी सब रहते हैं जो पुजारी गाँव में हर साल इसी फेस्टिवल में पूजा करने के लिए आए होते हैं। सारे पुजारी जहाँ पे रहा करते थे उसके पास में ये एक गुफा होता है, तो पुलिस वाले सारे उस जगह में जाके चेक करते हैं और उस गुफे के हर एक जगह में हर एक कोने में उनको मतलब जो खून जैसे बलि नहीं चढ़ाई जाती उस टाइप का खून गिरा हुआ मिलता है। तो इन लोग को शक होता है कि कहीं ना कहीं इन सब के बीच में इन लोग का हाथ तो नहीं है। तो वो लोग तुरंत ही वहाँ पे जाके उन खून को ले जाके पोस्टमार्टम के जो हॉस्पिटल होते हैं वहाँ पे सेंड कर देते हैं ताकि खून के बारे में रिसर्च हो सके। वहाँ पे सर्च कर रहे होते तो उसी वक्त एक पुलिस वाला आके ये कहता है कि 25 साल पहले जब यहाँ पे एक लड़की गायब हुई थी तब ये फैक्ट्री बन रहा था और आज के टाइम पे जब वो फैक्ट्री जल रही थी तो लीला गायब है। तो कहीं ये बलि का मामला तो नहीं है। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे अदृश्यम की जो मम्मी है और यहाँ पे जो साकाराई है उनके दिमाग में एक बत्ती जलती है कि जब लीला की लाश को जलाया जा रहा था उसी वक्त पे गाँव के पुजारी लोग आए थे। तो वहाँ पर वो हर एक टेंट को ढूंढने लगते हैं और एक टेंट के अंदर उनको वही ज्योमेट्री बॉक्स में 1 लाख रुपये मिल जाता है, जिसको देखने के बाद उनको शक होने लगता है। और वो टेंट किसी और का नहीं, उसी पागल का था जो उस दिन वहाँ पे बैठ के बोल रहा था कि उनको नर बलि चाहिए। तो पुलिस और क्या करेगी, तुरंत उसको लेके जेल में डाल देती है और उसके बारे में पूछताछ करती है, उसको मारती है पीटती, पर वो अपना मुंह नहीं खोलता है। बट वही जो गाँव के जो पुजारी होते हैं उनके पास आके उस पागल के बारे में पूछते हैं। तो जहाँ पे साकाराई को ये पता चलता है कि वो पागल कोई और नहीं, उसकी गायब हुई बहन मतलब लड़की का भाई है जो 25 साल पहले अपनी बहन को ढूंढ रहा है और इतना वो उस चीज़ को गम में डूब चुका है कि वो पागल हो चुका है और वो अपनी बहन के नाम का एक मंदिर भी बनाना चाहता है जिसके लिए वो पैसा जमा करता है। अरे जैसे ये सारी बातें जानने के बाद साकाराई सीधा पुलिस स्टेशन जाता है उसी पागल के पास जो अपना मुंह नहीं खोल रहा होता है और उसको वहाँ पे वो लीला का फोटो या तस्वीर दिखा के ये पूछता है कि इस लड़की को देखो, ये बिल्कुल तुम्हारी बहन की उम्र की है, अब इसके साथ क्या हुआ क्या नहीं तुम हमें सच में बता दो। तो वहाँ पे वो इमोशनल होकर अपना मुंह खोलता है और ये कहता है कि जब ये लोग गायब होने वाले थे उसके 1 रात पहले ये लोग मेरे पास आए थे और मुझे 1 लाख रुपये ऑफर दे रहे थे और साथ ही साथ ये भी कह रहे थे कि तुम्हें किसी का मर्डर करना है। पर वो यहाँ पे इस चीज़ को मानता नहीं है और उन दोनों से वहाँ पे उनको पैसा छीनने के चक्कर में उनसे पैसा छीन के वहाँ से भाग जाता है। तो यहाँ पे अदृश्यम और जो लीला थी वो ये कहते हैं कि रहने दो, हम उस इंसान को खुद मारेंगे। तो यहाँ पे इसको ये पूछता है इंस्पेक्टर कि तो किसको मारना चाहते थे। तो यहाँ पे बताते मुझे नहीं पता, अभी तक उन्होंने उसका नाम नहीं बताया था। फॉरेंसिक रिपोर्ट भी आ जाता है जहाँ पे ये पता चलता है कि इस गुफे में मिलने वाले जितने भी खून थे वो किसी और का नहीं, बकरी का था। यहाँ पे किसी इंसान की बलि नहीं चढ़ाई गई थी। साकाराई सीधा हॉस्पिटल के लिए निकलता है ताकि उसको लीला का फाइनल जो रिपोर्ट है वो मिल जाए। तो वहीं पर ही वो लीला की बहन को भी देख पाता है जहाँ पे डॉक्टर आके उनको रिपोर्ट देते हैं और साथ ही साथ ये भी रिवील करते हैं कि लीला प्रेग्नेंट तो थी पर उसका बच्चे का बाप यहाँ पे अदृश्यम नहीं था, कोई और था। और साथ ही साथ लीला जो गायब होने से पहले या फिर उसकी मौत होने से पहले उसको बहुत बार उसका रेप किया गया है क्योंकि उसके प्राइवेट पार्ट्स में और बहुत सारी जगहों में ऐसी कुछ चीज़ें मिली हैं जो उसके साथ ज़बरदस्ती करने जैसी लग रही हैं और यहाँ पे उसके साथ बहुत टाइम मतलब मैक्सिमम टाइम रेप किया गया है, जिसको सुनने के बाद यहाँ पे लीला की बहन बेहोश हो जाती है। इसी सीन को दिखाते हुए एपिसोड 6 यहाँ पे खत्म होता है। अभी शुरू करते हैं एपिसोड 7 की।
एपिसोड 7 की शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं नंदिनी को हॉस्पिटल में एडमिट किया होता है, जहाँ पे डॉक्टर उनके हर प्रकार का टेस्ट करते हैं। बट टेस्ट में रिपोर्ट उनका नॉर्मल आता है, जहाँ पे उनको डिस्चार्ज कर दिया जाता है। पर नंदिनी जब फ्रेश होने के लिए बाथरूम की तरफ जा रही होती है तो वो दोबारा बेहोश हो जाती है, जिसको देखने के बाद उसकी मम्मी काफ़ी ज़्यादा अपसेट होती है। उसके बाद हम यहाँ पे हॉस्पिटल में देख पाते हैं कि शहर के हॉस्पिटल से एक डॉक्टर आती है, जिनसे यहाँ पे उसकी बहन जो लीला की बहन जो नंदिनी होती है वो पहले से ही ट्रीटमेंट ले रही होती है, जहाँ पे वो बताती है कि यहाँ पे नंदिनी को कुछ हुआ नहीं है, वो बस अपनी मेंटली ट्रॉमा से निकली नहीं है। बचपन में कुछ ऐसी चीज़ें उसके साथ हुई हैं जिसको वो अभी तक दिमाग से निकाल नहीं पाई है। और यहाँ पे उसकी बहन लीला के बारे में जब वो सुनी कि उसके साथ भी सेम उस टाइप का कुछ चीज़ें हो रहा है जो उसके बचपन से रिलेटेड है, तो वो अपने ट्रामा या फिर अपने उस पेन को वो दोबारा अपने ऊपर हावी होने दी, जिसकी वजह से वो बार बार बेहोश हो रही है और कुछ भी नहीं हुआ उसको। सीन सीधा शिफ्ट होता है उसी जगह पे जहाँ पे उन दोनों की लाश मिली थी, जहाँ पे पुलिस अभी भी छानबीन शुरू करके रखी रहती है और हर एक जगह उथल पुथल करके मतलब एक एक कोना उसने ढूंढ लेते हैं पुलिस वाले। और वहीं पर ही उनको वही वाला चाकू मिल जाता है या फिर वो धार वाला चीज़ मिल जाता है जिससे इन दोनों का खून किया गया था, जहाँ पे वो सीधा फोरेंसिक लैब भेजते हैं उसको ये करने के लिए। इसी वक्त हम वहीं पर ही साकाराई को देख पाते हैं, जिसके साथ एक आदमी लैपटॉप लेके खड़ा होता है और वहाँ पे वो इसको ये रिवील करता है कि लीला ने जो फेसबुक का अकाउंट बनाया था वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 5 लोग ही ज्वाइंट है, मतलब उस ग्रुप में। एक तो लीला और आदिश्यम थे और एक उनका स्कूल का लड़का था और एक डॉक्टर डेवल नाम का आदमी था। डॉक्टर डेवल नाम का आईडी है वो अभी तक उसको एक्सेस नहीं किया जा सका है, क्योंकि शायद वो VPN यूज़ करता है। और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि जिस इंसान की आईडी है शायद वो एक ठरकी इंसान है, क्योंकि लीला के स्कूल के जितने भी खो खो क्लास के लड़कियां हैं उनको वो फॉलो भी किया हुआ है। जिसको सुनने के बाद यहाँ पे जो साकाराई होता है वो सीधा जाता है उस लीला के स्कूल में, जहाँ पे उस खो खो खेलने वाले टीम से मिलने के लिए बात करता है। बट वहाँ पर गर्ल्स स्कूल होता है जिसकी वजह से इनको अलाउ नहीं होता है। तो वहीं पर ही वहाँ पर वो जो त्रिलोक को स्कूल के अंदर देख पाता है खो खो टीम के साथ, जिसको देखने के बाद उसको थोड़ा सा शक होता है। तो वहाँ पे वो लीला की जो दोस्त थी उससे वो पूछता है कि यहाँ पे क्या कर रहा है। तो वहाँ पे वो बताती है लोग सर तो हमारे खो खो जो टीम है उसको स्पॉन्सर करता है, जिसके वजह से वो यहाँ पे आए जा सकते हैं। तो उसी वक्त हम यहाँ पे त्रिलोक का बिहेवियर भी देख पाते हैं, जो एक खो खो की लड़की जो थी वो सही से खेल नहीं पा रही थी, जिसकी वजह से उसको डांट देता है। तो लड़की रोने लग जाती है और वो तुरंत उसको गले से लगा लेता है, जिसको देखने के बाद यहाँ पे इंस्पेक्टर को काफ़ी ज़्यादा अजीब लगता है क्योंकि वो दूसरी लड़की को काफ़ी ज़्यादा टची हो रहा होता है। यहाँ पे उसके ऊपर शक करने लगता है और यहाँ पे साकाराई उसकी जो लीला की फ्रेंड थी उसके बदल मतलब उसके हेल्प की वजह से वो जिस बोतल से पानी पी रहा था वो बोतल को वहाँ से ले आता है ताकि वहाँ पे उसको चेक करा सके। इसके बाद सीन सीधा शिफ्ट होता है उसी इंस्पेक्टर रमन के ऊपर, जो यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस फैक्ट्री के ऊपर, जहाँ पे वो एक स्टोर पे जाते हैं और 20 लीटर थिनर मांगते हैं, क्योंकि उनको डाउट था कि थिनर की वजह से ही, थिनर के थ्रू ही यहाँ पे उस फैक्ट्री को जलाया गया है। अंदर यहाँ पे उनको मना कर देता है और ये कहता है कि सॉरी सर यहाँ पे थिनर नहीं मिलता है और दुकान से उनको भगा देता है। यहाँ पे रमन बाहर जा रहे होते उसी वक्त उसी दुकान का काम करने वाला एक मजदूर उनको आके पास बुलाता है और ये कहता है कि आपको जो चाहिए वो मैं ला के दूंगा, पर मुझे ये बताइए कि उसके बदले आप मुझे क्या दे पाएंगे। इसी सीन को यहाँ पे कट करते हुए सीन सीधा शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन के ऊपर। यहाँ पे इंस्पेक्टर सीधा जाके डॉक्टर से ये पूछते हैं कि आपको उस पानी के बोतल्स के साथ और वहाँ पे जो वेपन मिला था मर्डर वेपन उसका फिंगरप्रिंट्स मैच हुआ कि नहीं। तो डॉक्टर्स को यहाँ पे रिवील करते हैं कि सर फिंगरप्रिंट्स में जो ऑलरेडी हमें फिंगरप्रिंट्स मिला था वो काफ़ी ज़्यादा हद तक मिट चुके हैं, तो हमें यहाँ पे बताना मुश्किल है कि त्रिलोक ने यहाँ पे उनका खून किया है या नहीं। और यहाँ पे इसको इंस्पेक्टर को ये लगता है कि डॉक्टर को शायद पता है कि त्रिलोक ने ही खून किया है, पर वो 50-50 के केस में कुछ बता नहीं रहा है। साकाराई अपने इंटरेस्ट को या फिर अपने खोजबीन को बंद नहीं करना चाहता था, वो किसी भी कीमत पे यहाँ पे त्रिलोक के ऊपर शक काफ़ी ज़्यादा गहरा बना चुका था। तो वो सीधा त्रिलोक के जो गेस्ट हाउस है वहाँ पे चला जाता है और छुपते छुपाते उसके अंदर घुस जाता है, जहाँ पे उसको दीवार में कुछ तस्वीरें लगी हुई मिलती हैं और उसको याद आता है कि लीला के मोबाइल में मैंने यही तस्वीरें देखी थी। तो उसको ये लगता है कि यहाँ पर जो ऑनर है वही शायद लीला के साथ बार बार ज़बरदस्ती कर रहा होता है, क्योंकि उसका बिहेवियर खो खो की लड़कियों के साथ भी काफ़ी गलत था। तो उसका शक धीरे धीरे त्रिलोक के ऊपर काफ़ी गहरा होता जाता है। लीला के पापा के पास जाता है और साथ ही साथ वहाँ पे रेजिना मैम भी होती है, जहाँ पे वो सारी चीज़ें उनको रिवील करता है कि कैसे वो तस्वीरें मिली और कैसे वो खो खो की लड़कियों के साथ ऐसे टची होता है। तो उसको पूरा शक जो था त्रिलोक के ऊपर था और ये चीज़ वो उनको रिवील भी करता है, जिसको सुनने के बाद ये लोग दोनों के तीनों मिलके उसको पकड़ने का प्लानिंग करते हैं। पर क्या होना था, ये तीनों के तीनों मिलके उसको फॉलो करने लगते हैं। तो यहाँ पे वो साकाराई देखता है कि यहाँ पे वो जो लड़का होता है वो एक लड़की को यहाँ पे उसी गांव के फेस्टिवल में छोड़ के जा रहा होता है, जहाँ पे आगे यहाँ पे रेजिना मैम को कॉल करके बता देता है कि त्रिलोक अभी हाईवे की तरफ जा रहा है, जहाँ पे रेजिना मैम और यहाँ पे लीला के पापा उसको पकड़ के फैक्ट्री के अंदर ले जाते हैं और मारपीट करना शुरू कर देते हैं। और साथ ही साथ हम सीधे साकाराई को भी उसी फेस्टिवल में देख पाते हैं, जो उस लड़की से जाके पूछताछ करने लगता है, जहाँ पे उसको पता चलता है कि वो लड़की कोई और नहीं, वो किन्नर है और वो यहाँ पे जो त्रिलोक है उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त है। मतलब वो उसको ये रिवील करती है कि तुम्हें अगर लग रहा है कि त्रिलोक यहाँ पे लीला का खून किया है तो वो कर ही नहीं सकता है, क्योंकि त्रिलोक को कभी भी लड़कियाँ पसंद नहीं है, उसको लड़कों में इंटरेस्ट है। मतलब यहाँ पे जो त्रिलोक है
वो एक गे है, जिसकी वजह से यहाँ पे लोग उसको कहीं बदनाम ना करें या फिर गलत ना बोले, इसलिए वो हमेशा उसके फार्म हाउस में जाकर उससे बात किया करती थी। और उस रात भी, जिस रात लीला गायब हुई थी, उस रात भी वो उसके साथ फार्म हाउस में थी। वहाँ पे वो लोग दारू पी के मस्ती कर रहे होते हैं। बातें सुनने के बाद वो रजीना मैम को तुरंत ही कॉल करता है, पर मैम उसको मारपीट में इतना व्यस्त होती है कि वो फ़ोन रिसीव नहीं करती। वो तुरंत ही उसकी तरफ जाता है ताकि वो उसको बचा सके। ये यहाँ पे तुरंत ही उसी फैक्ट्री में पहुंच जाता है और उन दोनों को मारते हुए रोक लेता है, और साथ ही साथ ये भी कहता है कि इसने लीला और आदिश्यम को नहीं मारा है। और इसी सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 7 खत्म होता है। एपिसोड 8 की शुरुआत में हम रजीना मैम और संगम को देख पाते हैं, जो अपने आप को पुलिस के हवाले करते हैं और साथ ही साथ ये एक्सेप्ट भी करते हैं कि ये तिलोक को काफ़ी बेरहमी से मार रहे होते हैं। साथ यहाँ पे साकाराई को ये भी कहा जाता है कि असली खूनी कौन है, तुम प्लीज़ उसको पकड़ लो ताकि हम यहाँ पे आगे इस केस को क्लोज कर सके। उसके बाद सीधा सीन शिफ्ट होता है, जी को देख पाते हैं जो सीधा उसी फैक्ट्री के जो ओल्ड ओनर है मुकेश जी, उनसे मिलने के लिए जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पे वो ये भी रिवील करता है कि मुझे पता चल चुका है कि उस फैक्ट्री में आग कैसे लगी, जहाँ पे हमें कुछ फ्लैशबैक दिखाए जाते हैं। साल पहले यहाँ पे मुकेश जी को ये पता चल ही चुका था कि उनकी फैक्ट्री यहाँ पे लॉस में जाने लगी है, जिसकी वजह से यहाँ पे रजीना, लीला के पापा और मुकेश जी तीनों मिलके उस फैक्ट्री को आग लगाने के बारे में सोचते हैं। पर आग तभी लग सकता है जब उसके अंदर मजदूर ना हो। तो यहाँ पे जो लीला के पापा थे वो एक फेक स्ट्राइक करते हैं, जिसकी वजह से सारे मजदूर वहाँ से निकल जाते हैं। रजीना वहाँ पे थैली लेके आती है, जहाँ पे यहाँ पे जो लीला के पापा थे उनकी वजह से पूरा फैक्ट्री में वो आग लगा देते हैं। इस तरह से वो पैसा रिकवर भी कर सकते थे और साथ ही साथ उस फैक्ट्री का जो लॉस था उसको वो उसको वो रोक भी सकते थे। साथ ही साथ ये भी कहता है कि आपको जो पैसा मिलता आप वहाँ के मजदूरों को बांट देते और साथ ही साथ कुछ पैसों के बड़े हिस्से यहाँ पे रजीना और लीला के पापा को मिल जाता। पर छोड़ो, आपने जो सोचा था वो सही था, कुछ गलत नहीं था, क्योंकि आपके इरादे गलत नहीं थे। साथ ये भी बताते हैं कि आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं रिपोर्ट में ये सब कुछ नहीं लिखने वाला हूँ और आपके इंश्योरेंस के जो पैसे हैं वो भी मिल जाएंगे। तरफ शिफ्ट होता है जहाँ पे हम नंदिनी को देख पाते हैं, जो साकाराई की फियोंसी है, और वो आगे ये बताती है कि जो नंदिनी है, लीला की बड़ी बहन, वो हॉस्पिटल से गायब हो गई हैं। तो वो तुरंत यहाँ पे नंदिनी को ढूंढने लगते हैं। नंदिनी को ढूंढने से पहले ही वो अपने घर जाते हैं, जहाँ पे उनको पता चलता है कि नंदिनी हॉस्पिटल से निकल के सबसे पहले उनके घर आई, जहाँ पे वो उसकी मम्मी से बैठ के बात कर रही थी। जब वहाँ की आंटी चाय बनाने के लिए जाती है तो नंदिनी तुरंत वहाँ से निकल जाती है। तो यहाँ पे साकाराई को याद आता है कि उसके अलमारी में उसका गन रखा हुआ है, तो तुरंत जाके उस गन को चेक करता है, पर वहाँ पे गन मिसिंग था। जहाँ पे उसको समझ में आ जाता है कि नंदिनी गन लेके उसी इंसान को मारने के लिए गई है जो उससे बचपन में परेशान किया करता था, या फिर जिसकी वजह से वो इतना ट्रॉमा फेस की थी। ये सबसे पहले नंदिनी के घर जाता है, जहाँ पे वो उसके बारे में पूछता है, पर उसकी चाची को उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। तो तुरंत उसकी मम्मी को फ़ोन करती है, बट उसकी मम्मी के पास भी यहाँ पे नंदिनी नहीं होती है। तो यहाँ पे उस तुरंत अपने चाचा को फ़ोन, मतलब उसके हस्बैंड को फ़ोन करती है, नंदिनी के चाचा को। तो यहाँ पे नंदिनी के चाचा का फ़ोन भी स्विच ऑफ आ रहा होता है। यहाँ पे उसकी चाची ये रिवील करती है कि नंदिनी के चाचा पे उस दिन उसी फेस्टिवल में गए थे जिस दिन लीला गायब हुई थी, और वहीं पर ही वो उस मुंड को, जो हम लोग जाके स्टार्टिंग में देखे थे, एक थाली में मतलब एक मुंड को लेके पूजा करने के लिए जा रहे होते हैं, वो लेके जाते हैं, मतलब चाचा जी। तो यहाँ पे ये रिवील करता है कि उस दिन तो मैं भी था वहाँ पे, और जहाँ तक मुझे याद है उस थाली की पूजा को, जो मेन पूजा था, वो यहाँ के नंदिनी के चाचा लेके नहीं जा रहे थे। मतलब उसको ठीक समझ में आ जाता है कि बचपन से इन दोनों बहनों के साथ जो कुछ हुआ है, जो ट्रॉमा फेस किया इन दोनों ने, वो कोई और नहीं, नंदिनी के चाचा ही हैं। जहाँ पे हमें फिर से नंदिनी के ऊपर सीन शिफ्ट होता है। चाचा के ऊपर शक करने का और एक भी बड़ा रीज़न होता है, क्योंकि यहाँ पे हमें ये दिखाया जाता है कि जब वो चाची से बात कर रहा होता है तो उनको ये पता चलता है कि पहले जब बचपन में वो दोनों अपने चाचा से मार खाती थी, पापा से मार खाती थी, तो सीधा अपने चाचा चाची के घर आया करती थी। पर अचानक से वो दोनों बहनें आना बंद कर दी। तो यहाँ पे साकाराई उनको पूछता है जब वो आना बंद करती थी तो उनका उम्र क्या था, तो वो बताती कुछ 12-13 साल होगा। जहाँ पे उसको समझ में आ जाता है कि उसके चाचा ही हैं जो ये सब कुछ उसके साथ किया करते थे। साकाराई सीधा पुलिस स्टेशन पे कॉल करता है और उसके चाचा का जो लास्ट लोकेशन, मतलब जहाँ पे उनका फ़ोन लास्ट टाइम ऑफ हुआ था, उस लोकेशन पे जाता है। और इधर हम फिर से नंदिनी और उसके चाचा को देख पाते हैं, जो नंदिनी अपने हाथ में पिस्तौल लेके खड़ी थी और उसके सामने उसके चाचा खड़े थे, जहाँ पे उसको ये कहते हैं कि मैं ये सब कुछ नहीं करना चाहता था, वो सब कुछ बाय मिस्टेकली मेरे साथ हुआ, और साथ साथ तुम जब मुझे छोड़ के चली गई तो मुझे यहाँ पे तुम्हारी छोटी बहन नीला का सहारा लेना पड़ा। मतलब कितना कमीना आदमी था, बाइक गॉड। एनीवे, उसके बाद वो वहाँ पे उसको ये भी रिवील करता है कि जिस दिन ये लोग भागने वाले थे उस दिन नंदिनी की जो बहन थी लीला, वो अपने चाचा को बुलाती है, जहाँ पे उसी फेस्टिवल के दिन चाचा को एक सुनसान जगह में बुलाती है और उसका बॉयफ्रेंड पीछे छुपा हुआ रहता है, ताकि ये लोग दोनों मिलकर उसके चाचा को मार सके, क्योंकि आज तक बचपन से लेकर चाचा ने उसके साथ जो कुछ भी किया है वो उस सब का बदला लेना चाहते थे। पर बाय मिस्टेकली वहाँ पे उसके चाचा को इस सब का भनक पड़ जाता है और वो सतर्क हो जाते हैं। तो वहाँ पे जिस हथियार से ये लोग चाचा को मारने वाले थे, उसी हथियार से वो आदिश्यम का गला को काट देते हैं, और जो लीला थी उसको वहाँ से खींच के ले जा रहे होते हैं। पर लीला अपने आप को छुड़ाने की कोशिश में उनके हाथ से वो जो खंजर था वो लीला के गर्दन में चल जाता है, जिसकी वजह से लीला की भी वहीं पर ही मौत हो जाती है। मरने से पहले लीला थोड़ी सी जो होश में थी वो सीधा आदिश्यम को जाके गले लगा लेती है और वहीं पर ही उन दोनों की मौत हो जाती है।
सीन हमें सीधा प्रेजेंट में दिखाया जाता है जहाँ पे नंदिनी के हाथ में गन होता है और वो अपने चाचा को मारने ही वाली होती है, पर वो अपने चाचा को मार नहीं पाती और रोने लग जाती है। और उसी वक्त चाचा उसके पास आता है और धीरे से उसके हाथ से पिस्तौल लेके उसको मारने ही वाला होता है। उसी वक्त हम वहाँ पे पर ही शाकाराई आ जाता है और तुरंत वहाँ पे एक पत्थर से वो नंदिनी के चाचा के ऊपर हमला करता है। तो नंदिनी के चाचा उसके ऊपर फायरिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, पर किसी भी तरह से वो उनके हाथ पे एक पत्थर लगता है और वो बंदूक बाहर दूर जाके गिरता है। शाकाराई और उनके बीच में थोड़ा सा फाइटिंग होता है। उसी बीच में नंदिनी उठकर उस पिस्तौल को लेकर यहाँ पे उसके चाचा के अंदर गोलियां ताड़ने लगती है, मतलब धाड़ 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 धाड़, वहीं पर ही चाचा खत्म। ये चीज़ें देखने के बाद शाकाराई काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और नंदिनी को ये कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं ये सब चीज़ें संभाल लूँगा। पर नंदिनी यहाँ पे अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाते हुए ये कहती है कि मैंने आज तक सिर्फ और सिर्फ सच्चाई से भागा है, मुंह फेरा है, पर अब नहीं, अब मेरे अंदर हिम्मत आई है और मैं अपने हर एक सच से, हर एक मुश्किल से लड़ना चाहती हूँ। इस सीन को दिखाते हुए यहाँ पे एपिसोड 8 भी ख़त्म होता है। तो ये पूरा एक्सप्लेनेशन था हमारा एक जो थ्रिलर और सस्पेंस वाला वेब सीरीज़ का। आपको एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग वेब सीरीज़ और मूवीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बेटा मत भूलिएगा। तब तक के लिए राधे राधे।